ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय व्यंग। ड्रामेटिक आयरनी और ट्रेजिक आयरनी इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ड्रामेटिक आयरनी या ट्रेजिक आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी टर्म है। इन दिस व्हाट इज सेड बाय द कैरेक्टर्स इन द प्ले, इसमें नाटक में जो पात्र कहता है एज ए डिफरेंट, उसका अलग अर्थ है, एंड मोर सीरियस मीनिंग टू द ऑडियंस, और पाठक के लिए गंभीर जो है उसका अर्थ है। द ऑडियंस इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट और रियलिटी, लेकिन श्रोतागण, दर्शकगण इस हकीकत वास्तविकता को भली भांति जानते हैं। देन द कैरेक्टर कंसर्न, संबंधित पात्रों की तुलना में पाठकों को ये बात भली भांति विदित है ऑफ द कैटास्ट्रोफ, उस महाविपदा या महाविपत्ति की, विच इज़ ईदर गोइंग टू ओकर, या तो वो महात्रासदी होने वाली है, और हैज़ ऑलरेडी ओकर्ड, या पहले ही घटित हो चुकी है। ओफन इट हैपन्स, प्राय ऐसा होता है। व्हाट इज बीइंग सेड, जो कुछ कहा जाता है, और डन या किया जाता है ऑन द स्टेज, मंच पर, नाटक में, प्ले में, स्टेज पर, जो भी कैरेक्टर कुछ कथन कहता है या कोई कृत्य करता है, हैज़ वन मीनिंग फॉर द कैरेक्टर कंसर्न, उसका एक अर्थ तो संबंधित पात्रों के लिए है, एनदर फॉर द स्पेक्टेटर, दूसरा अर्थ दर्शकों के लिए है, who knows something, वो जानता है, that the concerned characters are unaware of it, ये संबंधित पात्र उस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ है, परंतु दर्शक उससे पूर्णतः उसे ज्ञात है। यही कंट्रास्ट है, सुन लो, कि जहाँ स्पेक्टेटर को तो पता है, लेकिन कैरेक्टर जो संबंधित है उसको नहीं पता है, इसे ही ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। डेट द कंसर्न कैरेक्टर्स आर अवेयर, संबंधित पात्र से अनभिज्ञ है। द डिवाइस ऑन द पार्ट ऑफ प्ले राइट, नाटककार की तरफ से जो युक्ति है, विच प्रोड्यूसेस दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो इस तरह के विचार प्रकट करती है, इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी, उसे ही नाटकीय विडंबना कहते हैं। व्हेन इट अराइजेस आउट व्हाट इज सेड, जब ये कथन से पैदा होती है, इट इज़ वर्बल आयरनी, जब कथन से विरोधाभास पैदा हो, किसमें, अपीयरेंस और रियलिटी में, दिखावे और हकीकत में जब विरोधाभास शब्दों से हो, इट इज़ कॉल्ड वर्बल आयरनी, तो उसे वर्बल आयरनी कहते हैं, शाब्दिक व्यंग्य कहते हैं। व्हेन इट अराइजेस ऑफ व्हाट इज डन, जब ये कर्मों से, कृत्यों से पैदा हो, डीड से पैदा हो, एक्शन से पैदा हो, राइट, जब ये कर्ता के एक्शन से विरोधाभास पैदा हो, इट इज़ कॉल्ड आयरनी ऑफ सिचुएशन, तो इसे आयरनी ऑफ सिचुएशन कहते हैं। बेटा, जब आप क्रिटिकल कमेंट करते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, तो आपने यूज लिखा ड्रामेटिक आयरनी, तो फिर एक्सप्लेन करो वहाँ ये कौन सी आयरनी है, ये वर्बल आयरनी है या आयरनी ऑफ सिचुएशन है, जिससे आपकी प्रोफाउंड नॉलेज बढ़े, एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और आपको ढेर सारे लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आए और आपका कैरियर बने। इसलिए मेरी बात याद रखना, डीप रिवर्स मूव मैजेस्टिकली वेल द शैलो ब्रूक्स मस्ट बोल नॉइज, गहरी नदियाँ शांत धारा से बहती हैं, छिछले झरने कल कल की आवाज़ करते हैं। दूसरी बात सुनो, व्हेन द गोल्ड इज हीटेड इज लस्टर इंक्रीजेज, सोना तपता है, उसकी चमक और निखरती है, वो 24% कैरेट गोल्ड हो जाता है। तो ऐसा बनो, आपके नंबर ना काटे जाएं, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, कि आपका कैरियर बने, यही हमारा लक्ष्य है। इनफैक्ट आयरनी इज ए काइंड ऑफ कंट्रास्ट। और दूसरी बात तो सुनो, ये जो लिटरेचर के पेपर है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इनमें ये 4 क्वेश्चन आते हैं कि अटैम्प्ट एनी 4 लिटरेरी टर्म, तो उसमें आप आराम से कर सकते हो। तो वी आर गोइंग टू किल 2 बर्ड्स 1 स्टोन, एक तीर से 2 शिकार, एक तो ड्रामेटिक आयरनी समझ में आ गई, एक उसको लिखे हो 5 नंबर में, आराम से नंबर मिल जाएंगे।
इनफैक्ट आयरनी इज ए काइंड ऑफ कंट्रास्ट। देखा जाए हकीकत में विडम्बना एक तरह का विरोधाभास या तुलना है। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रास्ट इज, इसमें जो विरोधाभास का सिद्धांत है, इज इन द वेरी नेचर ऑफ ट्रेजेडी, वो त्रासदी के प्रकृति में ही निहित है। वेयर देयर इज क्लैश, वहाँ टकराट है बिटवीन अपोजिट पर्सन्स और पैशंस और इंटरेस्ट। जहाँ विरोधी हितों में, विरोधी प्रबल भावनाओं में, विरोधी प्रकृति के पात्रों में जब आपस में विचार की टकराट हो तो वही एक जो है एक ट्रेजेडी का या ड्रामेटिक आयरनी का सोर्स है। सब एंटीथेसिस ऑलवेज फाउंड, कुछ विरोधाभास पाया जाता है बिटवीन गुड एंड एविल। ये प्रकृति का सदैव नियम चला है, अच्छाई बुराई में हमेशा टकराट या विरोधाभास चला है। बुराई ने हमेशा अच्छाई को दबाने की कोशिश की है कि अल्टीमेटली जो गुडनेस है, जो ट्रुथ है, दैट प्रिवेल्स, उसकी सत्य की जीत होती है, बुराई अंततः पराजित हो जाती है। और द सिंपैथेटिक अनसिंपैथिक साइड ऑफ एक्शन, किसी कृत्य के प्रति हम सहानुभूति भी रखते हैं और सहानुभूति नहीं भी रखते हैं, तो हो गया विचारों टकराट सहानुभूति और गैर सहानुभूति में। यदि एक टकराट हो गई कि अच्छाई और बुराई में, एंड स्पेशली विशेष रूप से अमंग द करेक्टर पात्रों में, ग्रुप ऑफ करेक्टर उन पात्रों के समूह में, बाय होम जिनके द्वारा दी डिफरेंट साइड्स आर रेस्पेक्टली प्रेजेंटेड, जिनके द्वारा ये पक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ड्रामेटिक आयरनी इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ड्रामेटिक कंट्रास्ट। ड्रामेटिक आयरनी ही ड्रामेटिक कंट्रास्ट का एक रूप है। इलस्ट्रेशन ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी के उदाहरण, मिडसमर नाइट ड्रीम, ये शेक्सपियर का एक कॉमिक प्ले है। उसमें एक पात्र है लिसेंडर और डेमेट्रियस, ये दो पात्र हैं। द क्वार इन द फॉरेस्ट, ये दोनों आपस में जंगल में झगड़ने लग जाते हैं। बट दे आर एक्चुअली मिसलेड बाई पक। पक जो है वो प्यार का देवता है, वो इनको गुमराह करता है और दोनों को आपस में भिड़वा देता है। तो शरारत का कान पक है, लेकिन ये दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। द ऑडियंस नोज इट, श्रोताओं को पता है कि इनके झगड़े कौन कर रहा है, पक, लेकिन ये बेचारे दोनों पात्र इस बात से टोटली अनविज्ञ अनअवेयर है और आपस में झगड़ने लग जाते हैं। द ऑडियंस नोज इट, श्रोताओं को तो पता है, बट द कैरेक्टर्स कंसर्न डू नॉट नो दिस, लेकिन संबंधित पात्रों को नहीं पता। बस यही बात निचोड़ कर लो, जब किसी प्ले में कैरेक्टर जो काम कर रहा है उसको नहीं पता है, लेकिन पात्र अच्छी तरह, ऑडियंस जो है, श्रोता, रीडर, वो अच्छी तरह जानते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यानी देयर इज ए कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, दिखावे और हकीकत में विरोधाभास है। मैनी ऑफ द बॉटम स्टेटमेंट एंड टिटानिया शो ऑफ लव टू हिम आर फुल ऑफ आयरनी। बॉटम के बहुत से कथन, टिटानिया का प्रेम प्रदर्शन, ये सब विडम्बना से भरे हुए हैं। वर्बल, ये वर्बल भी है, एज वेल एज आयरनी ऑफ एक्शन भी है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम इज एन अर्ली कॉमेडी, ये एक हास्य नाटक है। इट इज़ ए लाइट कॉमेडी, एक हल्का व्यंग है, इन विच द फेरी एलिमेंट प्रीडोमिनेट, इसमें परियां जो हैं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप आर इज नॉट मच यूज इन दिस प्ले, इसलिए इस नाटक में ज़्यादा विडम्बना प्रयोग नहीं की गई है। ह्यूमर आयरनी आर ऑफन मिक्स्ड, हास्य और विडम्बना का तालमेल किया गया है, मिश्रण किया गया है। देयर इज ह्यूमर आयरनी इन व्हाट बॉटम से, जो बॉटम कहता है उसमें हास्य भी और विडम्बना दोनों का समावेश है। व्हेन पक हैज़ पुट ऑन एज हेड ओवर हिज शोल्डर, जब उसके कंधों पर पक गधे का सिर लगा देता है। टिटेनिया इज इन लव विद हिम, टिटेनिया उससे प्यार करती है। अदर अटेंडेंट आर सर्विंग बॉटम, और उसके सेवक बॉटम की सेवा कर रहे हैं। इसे वो कहता है नथिंग गुड मोनिसियर द मर्चेंट ऑफ वेनिस, आयरनी ऑफ एक्शन। देखिए, ए करेक्टर इन द प्ले परफॉर्म्स एन एक्शन इन फुल बिलीफ, जब एक पात्र पूर्ण धारणा से किसी कृत्य का प्रदर्शन करता है, डेट इज एक्चुअली एक्टिंग प्रॉपरली, जब वो अपनी अभिनय कर रहा हो। बट ऑडियंस नोज दैट, लेकिन श्रोताओं को पता है द बिलीफ ऑफ द कैरेक्टर इज मिस्टेकन, पात्र की धारणा बिल्कुल गलत है।
हेयर वी हैव द आर्नी ऑफ एक्शन, तो यहाँ हमारे को आर्नी ऑफ एक्शन मिलती है और आर्नी ऑफ इंसिडेंट मिलती है। अब देखिए इन एक्ट 4 सीन 1 अब ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का उदाहरण है। इसका मर्चेंट ऑफ वेनिस जो शेक्सपियर का एक कॉमिक प्ले। इसमें अब आप देखिए इन एक्ट 4 सीन 1 बेसेनियो सेंड हिज रिंग आफ्टर यंग लायर। बेसेनियो अपनी अंगूठी उस वकील को देता है, युवा वकील को, हु हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ एंटोनियो, जिसने उसके परम मित्र बेसेनियो के परम मित्र एंटोनियो के प्राण बचाए हैं या मौत के चंगुल से उसे बचाया है। तो बेसेनियो इससे प्रभावित होकर युवा वकील को अपनी प्रिय अंगूठी भेंट करना चाहता है, बिकॉज ही बिलीव, क्योंकि वह मानता है द लायर इज ए मेल, कि ये तो वकील जो है पुरुष है। बट द ऑडियंस नोज दैट, लेकिन श्रोताओं को ये बात अच्छी तरह पता है द लायर इज पोर्शिया, ये वकील तो पोर्शिया है, वाइफ ऑफ बेसेनियो, जो बेसेनियो की पत्नी। अब देखो कितनी बड़ी विडम्बना है कि पति बेसेनियो गिफ्ट दे रहा है उस युवा वकील को जिसको वो मेल माने बैठा है, पुरुष। लेकिन ऑडियंस को पता है, दर्शकों को अच्छी तरह पता है, श्रोताओं को, कि ये वकील जो है पोर्शिया है, जो बेसेनियो पत्नी है। अब बताओ, पति अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहा और उसे पुरुष मानकर उसके एहसान तले दबकर जान बचाने के लिए, एंटोनियो परम मित्र की जान बचाने के लिए उसे अंगूठी भेंट कर रहा है। दिस सूथ्स एंड कम्फर्ट टू द माइंड ऑफ रीडर। इन बातों से पाठकों के दिमाग को राहत और कंफर्ट मिलता है। ग्रेसेनियो डज एन एक्शन, ग्रेसेनियो वैसा कार्य करता है विच इज सिमिलर, जो बिल्कुल ऐसा ही है। बेसेनियो एक्शन ही गिव द रिंग टू लायर क्लर्क, और बेसेनियो जो ग्रेसेनियो जो है वो रिंग जो है लायर के क्लर्क को देता है, एज्यूमिंग, ये मानते हुए दैट द क्लर्क इज ए मेल, वो भी मान लेता है ये क्लर्क जो है वो पुरुष है। बट द ऑडियंस नोज, हमको पता है दैट द क्लर्क इज नरिसा, ये क्लर्क नरिसा है और ये पोर्शिया की अटेंडेंट है, उसकी खास प्राइवेट सेक्रेटरी है। हियर वी हैव आर्नी ऑफ एक्शन और सिचुएशन। अब देखिए, सुनिए बात को, कि नरेसा किसकी सहयोगी है? पोर्शिया की, उसकी असिस्टेंट है, और यहाँ वो जज की क्लर्क बन के आती है। और जो ग्रेशियनो नरेसा का पति है वो इसको जानता ही नहीं है, वो सोच रहा है ये क्लर्क है, इसने सारा जजमेंट लिखा है, एहसानमंद होकर अंगूठी देना चाहता है। तो अब वो तो नहीं जानते ना करेक्टर कि भाई क्या घटना है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, इसलिए ये आयरनी ऑफ एक्शन है। वर्बल आयरनी, ए करेक्टर स्पीक समथिंग इन इग्नोरेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, कुछ हकीकत की अज्ञानता में पात्र बोलता है, विच आर नॉन टू बी ऑडियंस, जो कि श्रोताओं को भली भांति पता है। दिस वेराइटी इज आल्सो इलस्ट्रेटेड, ये भी दिखाया गया है इन दी मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट वेनिस में इसका भी उदाहरण है। इन एक्ट 4 सीन 1, एक्ट 4 सीन 1 में जो बेसेनियो कहता है, अब जब अंगूठी देता है ना, कह रहा है आई एम मैरिड टू ए वाइफ, अब ये जो अंगूठी दे रहे हैं ना इसको, जज को, वकील को, युवा वकील को, जो पुरुष समझ के बैठा है, कह रहा है मैं तो एक पत्नी का पति हूँ, विच इज़ एज डियर टू मी एज लाइफ, जो मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। बट लाइफ इज एक्सेप्ट माई वाइफ ऑल द वर्ल्ड, मैं सब कुछ प्रिय अपनी चीज़ें त्याग कर दूँगा। आई विल लूज ऑल सेक्रीफाइस देम टू डिलीवर यू, क्या कहता है, अपने मित्र को मुक्त कराने के लिए, एंटोनियो को, मैं अपने सब कुछ दांव पे लगा दूंगा। और वो अंगूठी जिसको मना किया था पोर्शिया ने शादी के समय कि तू वही मत देना, दे देगा तो मतलब तू अपनी पत्नी से सच्चा प्यार नहीं करता। हियर वी हैव ए फाइन एग्जाम्पल वर्बल, हमारे सामने वर्बल आदमी का उदाहरण है। बिकॉज ही स्पीक दिस सेंटिमेंट, वो ये भावनाएं प्रकट करता है, व्हेन एज ही थिंक, जब वो सोचता है ए वाइफ एब्सेंट, कि मेरी पत्नी नहीं है। देखो ताज्जुब की, पत्नी नहीं है और कह रहा है मैं ऐसी पत्नी से विवाहित हुआ हूँ जिसको मेरी प्राणों से प्यारी हो, और पत्नी के सामने कह रहा है, बताओ ये आयरनी हुई कि नहीं हुई?
हम तो जानते हैं ऑडियंस, लेकिन वो नहीं जान रहा। बट ऑडियंस नोज दैट, श्रोताओं को अच्छी तरह पता है। हिज वाइफ इज प्रेजेंट, उसकी पत्नी खुद उपस्थित है। बिकॉज लायर इज पोर्शिया, वकील तो पोर्शिया ही है, जिसको वो अपने एहसान से दबके अंगूठी भेंट कर रहा है। सिमिलरली इन एक्ट 5 सीन 1, ऐसे ही एक्ट 5 सीन 1 में ग्रेशियनो डिस्क्राइब द लास्ट क्लर्क, ग्रेशियनो वकील के क्लर्क का वर्णन करता है। टू हुम व्हेन एज ही थिंक, जिसको सोचता है हिज वाइफ एब्सेंट, मानता है मेरी पत्नी यहाँ नहीं है। बट ऑडियंस नोज, लेकिन श्रोताओं को पता है, दर्शकों को, हिज वाइफ इज प्रेजेंट, पत्नी उपस्थित है। बिकॉज लायर इज ए पोर्शिया, वकील तो पोर्शिया है, और पोर्शिया की वकील जो है, जो असिस्टेंट वो नरिसा है, जो ग्रेशियनो की पत्नी है। जरा ग्रेशियनो कह रहे हैं कि नहीं मेरी पत्नी नहीं है, ये छोटे से कद का लड़का है ना, और इससे वो एहसानमंद हो गया, अंगूठी दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं। सिमिलर इन एक्ट 5 सीन 1, ऐसे ही एक्ट 5 सीन 1 में ग्रेशियनो डिस्क्राइब द लायर क्लर्क, ग्रेशियनो ने वकील के बारे में वर्णन किया, वकील क्लर्क का। टू हुम ही हैड गिवन, जिसको उसने अंगूठी भेंट की थी। अ काइंड ऑफ बॉय, एक प्रकार का लड़का। अ लिटिल सर्व्ड बॉय, छोटा सा। नो हायर देन थायसेल्फ, तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। हियर ग्रेशियनो डजंट नो, बेचारे ग्रेशियनो को इस बात का जरा सा एहसास नहीं है। ही डिस्क्राइब हिज ओन वाइफ, कि वो तो खुद की पत्नी को जो उसके सामने है उसका वर्णन कर रहा है। ही डजंट नो, उसे पता ही नहीं है। द क्लर्क वाज नरिसा, ये भी नहीं पता उसको कि जो क्लर्क है ये नरिसा है, तेरी पत्नी है। बट ऑडियंस नॉट, लेकिन दर्शक इस बात को भली बातें जानते हैं। हो गया मेरा ना, देखो हो गया कंट्रास्ट बिटवीन अपीयरेंस रियलिटी, दिखावे हकीकत में। हियर ग्रेशियनो स्पीक समथिंग इन इग्नोरेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, यहाँ ग्रेशियनो कुछ सत्यों की अज्ञानतावश बोलता है। विच आर नॉन टू द ऑडियंस, जो श्रोताओं को पता है। हियर वी हैव वर्बल आयरनी, ये वर्बल आयरनी का उदाहरण है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए लाइट कॉमेडी, क्योंकि मर्चेंट एक हल्का हास्य नाटक है। वी डोंट हैव एनी इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेटिक आयरनी, इसमें कोई प्रोफेटिक आयरनी का उदाहरण नहीं है। शाइलॉक्स वर्ड्स एट द टाइम ऑफ साइन ए बॉन्ड, जब बॉन्ड पे साइन करते हुए शाइलॉक शब्द बोलता है। आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेटिक आयरनी, वो प्रोफेटिक आयरनी के उदाहरण हैं। द होल ऑफ द रिंग एपिसोड, संपूर्ण ये अंगूठी घटना इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वेरी इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रामेटिक आयरनी, ये ड्रामेटिक आयरनी का एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। कमेंटिंग ऑन द रिंग एपिसोड एक्ट 5, एक्ट 5 में रिंग एपिसोड पे टिप्पणी करते हुए वेरिटी ऑब्जर्व देखता है। हियर वी रिवर्ट टू द रिंग सेट, हम वापस रिंग एपिसोड पे लौटते हैं। वे सर्व्स टू राउंड ऑफ द प्ले, जो नाटक को समाप्त करता है। मैरिज, इस नाटक का रिंग सेरेमनी के कारण सुखद अंत होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। ऑफ कोर्स पोर्शिया नरिसा, यदि रिंग सेरेमनी ना होती तो ये त्रासदीपूर्ण होता है। जिस तरह मुंह लटकाए बेचारा शायलोग आ रहा है, उसकी सारी संपत्ति छीन ली, उसको धर्म बंधने दबाव दे रहे हैं, तो ट्रेजिक बन जाता। रिंग सेरेमनी से ही ये कॉमिक सीन है। ऑफ कोर्स पोर्शिया नरिसा हैव अरेंज, पोर्शिया नरिसा ने पहले ही जुगाड़ कर ली थी। द लेटर शुड स्टार्ट द सब्जेक्ट, के तू नरिसा पहले बात चलाना। बिसाइड देयर क्विक विनबिट, वो महिलाओं की चतुराई यूज़ कर रही हैं। दे हैव द एडवांटेज ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड, उन्होंने पहले तैयारी कर रखी है कि जब पति लौट के आएंगे तो कटाक्ष करेंगे, अंगूठी किसको पकड़ाए, तुम किसी और से प्रेम पसंद करते हो। एंड द प्ले इन ईदर हैंड, द ट्रीटमेंट ऑफ इंसिडेंट इज ए परफेक्ट स्पेसिमेन ऑफ ड्रामा, जिस तरह से इस घटना का डील किया गया है वो ड्रामेटिक आयरनी का एक परफेक्ट नमूना है। द इफेक्ट दैट इज वेदर ट्रेजिक, चाहे वो त्रासदीपूर्ण है, एज ऑफन इन ग्रीक ड्रामा, जैसा ग्रीक के ड्रामा में प्राय ड्रामेटिक आयरनी का अंत त्रासदीपूर्ण होता है और कॉमिक हास्यपूर्ण होता है। विच अराइजेज थ्रू ऑडियंस, जो श्रोताओं के माध्यम से नोइंग सम इम्पॉर्टेंट, वो कुछ तथ्य जानते हैं। विच द करेक्टर्स और दैम डोंट नो, लेकिन पात्र या अन्य इसे नहीं जानते। ग्रेशियनोस प्रोटेस्टेशन टू नरिसा, जब ग्रेशियनो तो नरिसा सामने जम के विरोध करता है। दैट ही गेव द रिंग टू वाई, मैंने तो लड़के अंगूठी दी है। नो हायर देन लाइफ, तो तेरे जितना ऊंचा था।
हैज़ फॉर द ऑडियंस कॉन्फेक्ट, इसका हास्यपूर्ण प्रमाण श्रोता पड़ता है, नेचुरल स्पीकर इज क्वाइट कॉन्शियस। लेकिन ताज्जुब की बात है, स्पीकर जो खुद ग्रहशीन हुए कैरेक्टर, वो इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ है।